द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। जब 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेस किया गया है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू में दे रखी है। इफ़ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 8 सेंटीमीटर, जब 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाए तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ। तो यू हमें दे रखा है यू इक्वल टू हाफ के एक्स। पहले एक्स हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, ये तो पहली इक्वेशन। अब दूसरे के लिए जब लगाएंगे तो मान लेते हैं उसे यू डैश इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स। कितना है? एक्स है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे जब, तो आ जाएगा यू डैश इक्वल टू हाफ के इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन हाफ के इंटू 8 का स्क्वायर। हाफ के और हाफ के चला गया और इधर आ गया 2 2 जा 4 अपॉन 8, 8 इंटू 8, 4 2 जा 8। तो यहाँ से आ गया यू डैश इक्वल टू 1 अपॉन 8 2 जा 16। तो यू डैश इक्वल टू आ जाएगा 16 यू, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अ बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी यू। इनिशियल वेलोसिटी में यू दे रखी है। जब बुलेट 24 सेंटीमीटर ब्लॉक में घुस जाती है तब उसकी वेलोसिटी हो जाती है u/3। तो हमें इसमें निकालना है कि कितना जो वुडन ब्लॉक है उसकी लंबाई क्या है। तो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसा है। मान लेते हैं कि एक वुडन ब्लॉक है जिसकी लंबाई एल मान लेते हैं, और हमें यही एल निकालनी है। जब एक बुलेट इसमें घुसना स्टार्ट करती है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू हमें दे रखा है यू, और जब 24 सेंटीमीटर अंदर चला जाता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है u/3। तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पर 24 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें? यहाँ पे दे रखी है u/3, और बोला जा रहा है कि जब वो इससे बाहर निकलता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमें एल निकालना है। तो इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। और अगर हम ए से लेकर वी तक को एनालाइज करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू है u, फाइनल वेलोसिटी b इक्वल टू है कितना? u/3। तो u/3 आ गया, और ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0.24 मीटर। तो ए से बी तक अगर हम थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे तो आएगा v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो b कितना है? b है u/3 का स्क्वायर इक्वल टू u² प्लस 2as। एस है 0.24। तो यहाँ से आ जाएगा u²/9 माइनस u² इक्वल टू 0.48 इंटू ए। तो इधर आएगा माइनस का 8 u²/9 इक्वल टू 0.48 ए। तो ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8 u²/9 इंटू 1/0.48। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 00, 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48, और 2 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 50। तो ए इक्वल टू आ गया माइनस का 50 u²/27।
यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई u के टर्म में। हमें निकालना है कि ये लेंथ कितनी है। तो अब ए से लेकर सी तक, ए से लेकर जब सी तक हम एनालाइज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू है u, फाइनल वेलोसिटी b इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है l। तो थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर, मतलब u वेलोसिटी है और उसका स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये यहाँ पे डालेंगे तो आ जाएगा 50 u स्क्वायर अपॉन 27 और डिस्प्लेसमेंट है l। यहाँ से आ जाएगा 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 100 अपॉन 27 u स्क्वायर इंटू l। अब u स्क्वायर यहाँ से ये वाला टर्म पूरा है इधर ले आए हैं तो इधर आ जाएगा 100 अपॉन 27 u स्क्वायर l इक्वल टू u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया तो यहाँ से l इक्वल टू आ गया 27/100 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 27 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि हमें l निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अब पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस हाइट से उसे रिलीज़ किया गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट ए सर्टेन हाइट। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है वो एस हाइट से रिलीज़ किया गया है। मान लेते हैं ये जो हाइट है वो है एस और रिलीज़ किया गया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हो गई 0 और बोला जा रहा है कि किसी टाइम पर वो नीचे आ रहा होगा तो नीचे मान लेते हैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है कितनी हो गई और एक जब उसकी वेलोसिटी b हो गई तो यहाँ पे कितनी हाइट पर था उस टाइम पे ये निकालना है हमें। तो निकालना क्या है, निकालना है हमें h और v। तो इसे बोल देते हैं पॉइंट नंबर A और इसे B। तो अगर हम A से लेकर B तक देखें तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है क्योंकि रिलीज़ किया गया है और B इक्वल टू कितना हो गया v और एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ लग रहा है g और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा s माइनस एच। अगर हमने इसे h माना तो इसे s माइनस एच। तो थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है g इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s माइनस एच तो s माइनस एच। तो यहाँ से b इक्वल टू आ गया √2g एस माइनस एच। ठीक है, हमें वेलोसिटी मिल गई लेकिन हमें वेलोसिटी एस और जी के टर्म में चाहिए। एस और जी, एस हमें हटाना पड़ेगा। तो इसमें एक रिलेशन और दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर एट वी काइनेटिक एनर्जी इज 3 times पोटेंशियल एनर्जी। अरे यहाँ के ना दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mb स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितना होगा mg और हाइट कितनी है h तो h। तो यहाँ से m से m कट गया तो v स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3 to 6 gh। तो b इक्वल टू क्या आ गया, b इक्वल टू आ गया √6gh। या फिर हमें क्या करना है, ठीक है इतने रखते हैं,
इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। तो इधर b है और इधर b है, मतलब जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। अरे हाँ कि ना, तो इधर आ जाएगा √6GH इक्वल टू √2GS माइनस H। स्क्वायर करेंगे तो 6GH इक्वल टू 2GS माइनस H। 2 से 2 3 जा 6, तो इधर आ गया 6GH इक्वल टू GS माइनस और G से G कट गया, तो इधर क्या आ गया, इधर आ गया 3H इक्वल टू S माइनस H। तो S इक्वल टू आ गया 4H। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आ जाएगा S/4। मतलब एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो ये नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इस H की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो या इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, वहाँ से हमें वेलोसिटी निकल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 2 में डालेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा √6G और H की जगह पे S/4। तो इसे काटेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा √3/2GS। तो 3/2GS ये तो नहीं होगा, S/4 अंडर रूट नीचे भी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 60 मीटर। 60 मीटर से पानी गिरता है नीचे एट द रेट ऑफ 15 kg/s टू ऑपरेट अ टरबाइन। द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स 10% है। तो पावर हमें निकालना है। हाइट हमें दे रखा है H इक्वल टू 60 मीटर और लॉस कितना है, लॉस भी दे रखा है हमें 10%। होगा क्या कि जो ऊपर 60 मीटर से पानी नीचे गिर रहा है तो 60 मीटर पर उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे जब गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो टरबाइन घूमता है, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है। तो इसमें बोला गया कि 10% एनर्जी लॉस हो जाती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितना था उतना काइनेटिक एनर्जी में बना होगा और उसका 10% लॉस हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना बना होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में था, पोटेंशियल एनर्जी में कितना था mgh। तो u m कितना है 15 kg। एक सेकंड के लिए बात करें, एक सेकंड के लिए अगर बात करेंगे तो मास कितना है 15 kg, g है 10 और हाइट है 60। तो इतने जूल हमें एनर्जी मिल गई। ये क्या है, एनर्जी 9000 जूल एक सेकंड में एनर्जी जनरेट होनी चाहिए थी, लेकिन इसका 10% लॉस हो जाता है। तो लॉस कितना हुआ, लॉस इक्वल टू, इसे किलो जूल में करेंगे तो 9 किलो जूल हो जाएगा। तो लॉस आ जाएगा 9 × 10/100। तो ये गया 0.9 किलो जूल। 0.9 किलो जूल लॉस हो गया। तो एनर्जी जो कन्वर्ट हुई उसे मान लेते हैं E-। तो वो कन्वर्ट कितनी हुई, 9 किलो जूल पहले होनी चाहिए थी, लेकिन 0.9 लॉस हो गया। तो बचा कितना 8.1 किलो जूल। ये एक सेकेंड में एनर्जी कन्वर्ट हुई। पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड अगर हम डाल दें तो पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर इक्वल टू आ जाएगा एनर्जी। अरे हाँ कि ना।
और ये जो एनर्जी है वो 1 सेकंड के लिए निकाली, तो पावर भी यही आ जाएगा 8.1 किलो जूल। ऑप्शन नंबर किलो वाट, क्योंकि पावर की एनर्जी होती है किलो वाट और वाट, तो ये एनर्जी है तो किलो जूल और पावर है तो किलो वाट, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। A point mass m is moved in a vertical circle of radius r. With the help of a string, the velocity of the mass is root 7 gr at the lowest point. Tension in the string at lowest point is. क्वेश्चन में क्या हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल जिसका मास है m वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी लोएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है v इक्वल टू रूट 7 gr और हमें टेंशन निकालनी है इस पॉइंट पे। तो इसका बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो नीचे की तरफ लगेगा mg, अरे हाँ कि ना, और ये क्योंकि वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो अपोजिट फ्रॉम द सेंटर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इधर मान लेते हैं सेमी लाइन है ये वाली लाइन, तो वो लगेगा m b²/r और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन। तो टेंशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा mg प्लस mb²/r, तो m इंटू जी प्लस m, b कितना, b है रूट 7 gr, तो b² आ जाएगा 7 gr/r, तो r से r गया, तो टेंशन इक्वल टू आ गया 7 और 1 8 m इंटू जी, तो यहाँ से हमें टेंशन मिल जाएगा 8 mg, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम, मास हमें दे रखा है 500 ग्राम, इनिशियली एट रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, एक्टेड अपॉन बाई ए वेरिएबल फोर्स हुज एक्स कंपोनेंट वेरीज विद एक्स इन दिस मैनर, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 12। क्या दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब u हमें दे रखा है 0 है, और x इक्वल टू 8 पर, x इक्वल टू 8 मीटर पर उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 हो गई, और x इक्वल टू 12 मीटर पर उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 हो गई, और हमें v1 v2 निकालना है। ठीक है, तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हमें ग्राफ दे रखा है, तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन होता है। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एक्स, तो ये जो एरिया आएगा वही वर्क डन होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम अगर देखें तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अरे हाँ कि ना। तो पहले हम 0 से लेकर 8 मीटर तक अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो एरिया है यही वर्क डन होगा, तो एरिया निकालने तो वर्क डन निकल आएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये 5 और ये 20, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो उसका एरिया आ जाएगा 5 इंटू 20 प्लस एक ये छोटा सा रेक्टेंगल बन गया ये वाला, तो इसका कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 3 इंटू और हाइट कितना है 10, ये वर्क डन आ गया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो गई, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखना होगा। तो हाफ एम कितना है 500 ग्राम, मतलब 1/2 kg b², और 8 सेंटीमीटर पर हमने b1 माना है, तो ये b1²। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 प्लस 30 इक्वल टू 1/4 b1², तो b1² इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 130,
तो B1 इक्वल टू √4 इंटू 130, तो B1 इक्वल टू आ जाएगा 4 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 130 का अंडर रूट कितना होगा, 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, तो 121 और ये 121 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी 11 से, तो हम 11 मान लेते हैं इसे। तो B1 इक्वल टू 11 दूनी 22, लेकिन 11 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो जो B1 की वैल्यू आएगी वो 11 से थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो ये इसमें 18 ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी 18 मतलब 23 वाला ही होगा, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। वैसे आप निकाल भी सकते हो, लेकिन अप्रोक्स कर लोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि अब हमें x इक्वल टू 12 मीटर पर भी वेलोसिटी निकालनी है, तो 0 से लेकर 12 मीटर तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, तो वर्क डन इक्वल टू आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। वर्क डन फिर कैसे निकालेंगे, ये पूरा वर्क डन आ जाएगा, ये और ये नीचे और ये पूरा हो। तो यहाँ से लेकर ये वाला जो वर्क डन है वो अभी हमने निकाला कितना 130, तो 130 प्लस ये वाला वर्क डन इतना कितना आएगा, यहाँ से लेकर ये है 2 और ये है 10, तो 2 इंटू 10, और ये नीचे है, नीचे मतलब नेगेटिव वर्क डन, तो माइनस। अब देखते हैं, ये एक तो रेक्टेंगल जैसा बन गया और ये ट्रायंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे कैसे, ये लेंथ है 2, तो 2 इंटू, और ये जो हाइट दे रखी है कितना, यहाँ तक 25 है और यहाँ तक 20 है, तो 20। अब ये रेक्टेंगल का तो एरिया हमने निकाल लिया, अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका ये वाला हो जाएगा कितना 10 - 8 यानी कि 2, और हाइट ये हो जाएगी 25 - 20 यानी कि 5 इक्वल टू हाफ mb²। m कितना है 1/2 और b ऑफ 2²। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 130 प्लस 20 माइनस 40 माइनस 2 से 2 गया ये 5 इक्वल टू 1/4 b2 का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 150 माइनस 45 इक्वल टू 1/4 b2 का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 105 इंटू 4 इक्वल टू b2 का स्क्वायर। तो v2 इक्वल टू आ जाएगा √105 इंटू 4। इसे कैसे लिखेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, और 105 10 का होता है 100, ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 10 मान लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 20। तो ये 20 से थोड़ा ज़्यादा ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। वैसे आप निकाल भी सकते हो तो एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा, वैसे अप्रॉक्स करके निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। A force F equal to a force F equal to 20 plus 10y act on a particle in by direction where F is in Newton by in meter. Work done by this force to move by equal to 0 से लेकर by equal to 1 तक मूव कराने में कितना वर्क डन होगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स, या फिर बाई में मूवमेंट हो रहा है तो एफ डॉट डी वाई। तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी वाई। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स हमें दे रखा है 20 प्लस 10y और dy,
और डिस्प्लेसमेंट कहाँ, y = 0 से लेकर y = 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक, तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा 20y + 10y² 2, 0 से लेकर 1 तक, तो इधर 20 + 10 × 1/2, 2 5 जा 10, इधर आएगा 25 जूल। ऑप्शन नंबर बी। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Taking g with the value of 10 meter per second, work done by the gravitational force and resistive force. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मास जो है, मास है 1 ग्राम और हाइट है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर, और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mgh, तो mgh, m कितना है 1 ग्राम, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 × 10⁻³ इंटू g इंटू h। h कितना है 1000, तो 1000 से ये गया, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आ गया 10 जूल। तो देखो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ ही मूवमेंट होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा। तो ये तो गलत हो गया, 1.5 जूल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही आ जाएगा सर। अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं, रेजिस्टिव फोर्स। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स है 10, अभी हमने निकाला, प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैसे लिखेंगे, हाफ m कितना है 1 ग्राम, इसका मतलब 10⁻³ kg, हाफ m b², और b हमें दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, तो b का स्क्वायर तो 50 × 50, तो 2 0 से ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इधर आ जाएगा 5 5 जा 25, वर्क डन बाई ग्रेविटी अभी हमने निकाला 10 प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो हाफ m हमें दे रखा है 10⁻³ इंटू b², b कितना है 50 × 50, तो वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा, इसे काटेंगे इधर 25, तो 25 पंचे 125 और एक 0 इंटू 10⁻³ और इधर आ जाएगा माइनस का 10, तो वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू 1.25 माइनस 10, WR इक्वल टू 8.75 जूल माइनस का, तो आ गया। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। वेलोसिटी नीचे होगी, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन
जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, जिसकी वजह से ये माइनस आएगा। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला आ जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r so that it can complete the loop? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें हम, मान लेते हैं u, कि वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लें। तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि वो कम से कम पार्टिकल यहाँ तक पहुँच जाए। अगर मान लो यहाँ तक पहुँचा तो वो वापस आ जाएगा, यहाँ तक पहुँचा तो भी वापस आएगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचे और उस टाइम पर उसकी कुछ वेलोसिटी हो, तभी वो कंप्लीट कर पाएगा। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ लगेगा mg और नीचे की तरफ लगेगा टेंशन, क्योंकि एक जो सर्कल में घूम रहा होगा ना वो एक रस्सी से ही तो घूम रहा होगा, तो नीचे की तरफ लगेगा टेंशन, तो mg प्लस टेंशन, और ऊपर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होगा mb²/r। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो T प्लस mg इक्वल टू mb²/r, और टेंशन यहाँ से हम निकालेंगे तो आ जाएगा mb²/r माइनस m/g। लेकिन जो टेंशन है वो 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो पाएगा। तो मिनिमम कंडीशन के लिए हम इक्वल टू कर देंगे, तो mb²/r माइनस mg इक्वल टू 0। इक्वल टू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मिनिमम कंडीशन निकाल रहे हैं। तो mb²/r इक्वल टू mg, m से m कट गया, b इक्वल टू आ गया √gr। इसका मतलब है यहाँ पे एटलीस्ट वेलोसिटी √gr होनी चाहिए, √gr, तभी ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। तो इसे मान लेते हैं A पॉइंट और इसे B। अब A एंड B में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे इसे रेफरेंस मान लेते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मान ली, तो यहाँ पे होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m/u² इक्वल टू, यहाँ पर होगी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m/b² प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। h कितना है 2r, तो इधर आएगा 2 × r। तो m कट गया तो हाफ u² इक्वल टू हाफ b² प्लस 2gr। तो यहाँ से u² हम निकाल सकते हैं, u² इक्वल टू b² प्लस 4gr। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा u² इक्वल टू b² की जगह पे b हमें अभी हमने निकाला √gr, तो b² इक्वल टू आ जाएगा g × r प्लस 4gr। तो u² इक्वल टू आ गया 5g × r, तो u इक्वल टू √5gr। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास हमें दे रखा है 1 kg है, बेगिंस टू मूव करना स्टार्ट किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स हमें दे रखा है 2t i कैप 3t स्क्वायर j कैप, वेयर i कैप एंड j कैप आर यूनिट वेक्टर along x and y axis. What power will be developed by the force at time t?
तो हमें फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है और पावर निकालनी है। फोर्स हमें दे रखा है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है एफ डॉट बी। और हमें फोर्स दे रखा है, मतलब अगर हमें वेलोसिटी मिल जाए तो हमें पावर मिल जाएगी। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए, और यहाँ की ना, तो 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 2t बाई एम आई कैप प्लस 3t स्क्वायर बाई एम जे कैप। तो ए इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2t बाई, मास में दे रखा है 1 kg, तो 1 आई कैप प्लस 3t स्क्वायर बाई 1 जे कैप। तो हमें यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ए इक्वल टू क्या मिला हमें, ए इक्वल टू मिला 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। और ए को हम लिख सकते हैं डी बी बाई डी टी, अरे यहाँ की ना, डी बी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो यहाँ से डी वी इक्वल टू आ जाएगा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और इधर आ जाएगा dt। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर आ जाएगा v। इसमें बोला गया कि बिगिंस टू मूव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर b तक, और इसे 0 से लेकर टाइम t तक। तो b माइनस 0 आ जाएगा इधर। इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3t क्यूब बाई 3 जे कैप, और 0 से लेकर t तक। यहाँ से b इक्वल टू आएगा, v इक्वल टू, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। यहाँ से हमें वेलोसिटी भी मिल गई, और पावर इक्वल टू भी हमने देखा था एफ डॉट बी। तो यहाँ से पावर इक्वल टू आ जाएगा, एफ कितना है, एफ है 2t आई कैप, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे, वेलोसिटी से, तो t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। तो यहाँ से पावर इक्वल टू आ जाएगा 2t एंड t स्क्वायर, तो 2t क्यूब आई कैप प्लस 3t टू द पावर 5 जे कैप, और यही हमारा पावर आ जाएगा। तो 2t क्यूब 3t टू द पावर 5, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये आई कैप जे कैप नहीं रहेगा। तो 2t क्यूब 3t टू द पावर 5, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। A particles moves from a point minus 2 I cap plus 5 j cap to 4 j cap plus 3 k cap. When a force of 4 I cap 3 j cap is applied, how much work done? तो इसमें वर्क डन निकालना है। फोर्स हमें दे रखा है F इक्वल टू 4 I कैप प्लस 3 जे कैप, और डेल्टा आर अगर हम निकालेंगे, डेल्टा आर वेक्टर, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल हमें दे रखा है 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो 4 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस आर इनिशियल माइनस का 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो यहाँ से आ जाएगा 2 आई कैप और माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। डेल्टा आर हमें मिल गया यहाँ से, और वर्क डन होता है एफ डॉट
डेल्टा आर, अरे यहाँ के ना, तो फोर्स हमें दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट निकालेंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो 4 2 जा 8 माइनस 3 प्लस 0, तो इधर आ जाएगा 5 जूल। ये 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ इस वाले टर्म में के कैप नहीं है, तो के कैप तो 0 मान लेंगे। 0 का इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से। A particle of mass m is driven by a machine that delivers constant power. पावर कांस्टेंट है और k वाट। इफ़ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t, तो किसी टाइम पर हमें फोर्स निकालना है। पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है F डॉट वी, अरे यहाँ की ना, और पावर हमें दे रखा है k इक्वल टू F डॉट वी, तो k इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू ए इंटू वी, तो इधर आ जाएगा k बाई एम, और इधर a को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, और ये b, तो v dv को आ जाएगा k बाई एम इंटू डी टी। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आ जाएगा b²/2। ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और फाइनल मात्रा लेते हैं b, टाइम इनिशियल टाइम 0 और किसी टाइम तक t, तो इधर आ जाएगा b²/2 इक्वल टू k बाई एम इंटू टी, तो b² इक्वल टू आ गया 2kt बाई एम, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2kt बाई एम। लेकिन हमें निकालना है क्या, निकालना है हमें फोर्स, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा m, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, तो फोर्स इक्वल टू m डी बाई डी टी, और डिफ्रेंशिएशन किसका आएगा, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं 2kt बाई एम की पावर 1/2, तो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, इस b की जगह पे हमने ये वाली वेलोसिटी डाल दी है, तो m, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पूरे टर्म का, तो पावर आगे आ जाएगी 1/2 इंटू एक, और पावर 1 से कम हो जाती है, तो 2kt बाई एम 1/2 माइनस 1, और अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2k बाई एम। अच्छा, अब इसे इधर ले आते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू 1/2 और इंटू 2k बाई एम इंटू, अब ये वाला टर्म, तो इसे हम लिख सकते हैं 2k इंटू टी बाई एम की पावर माइनस का 1/2, तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा k 2kt बाई एम की पावर माइनस का 1/2, तो फोर्स इक्वल टू आ गया k अंडर रूट 2kt बाई, सॉरी पावर जो है वो माइनस में है, तो माइनस में है तो ये उल्टा हो जाएगा, k अंडर रूट एम बाई 2kt,
तो यहाँ से फोर्स इक्वल के को जब अंदर भेजेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, तो एम के स्क्वायर बाई 2k इंटू टी। तो यहाँ से एक के से एक के कट गया तो बचा क्या, अंडर रूट एम के वाई 2t। तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा, अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। तो अंडर रूट एम के वाई 2 इंटू टी टू द पावर -1/2। इस जो t है नीचे इसे बाहर कर दिया तो t टू द पावर -1/2 आ जाएगा। एम के बाई 2 टी टू द पावर -1/2, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ से। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, मास में दे रखा है 10 kg, मूविंग इन x डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स में दे रखा है 0.1x, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स है, ड्यूरिंग इट्स अ ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर टू 30 मीटर, इट्स अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या दे रखा है, हमें मास दे रखा है m इक्वल टू 10 kg, और फोर्स क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 0.1x, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब फोर्स के आगे माइनस लगेगा, और हमें निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आएगा वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ कि ना, तो वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हमसे पूछा गया इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, के फाइनल इक्वल टू वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अरे हाँ कि ना, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे एफ डॉट डी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू वर्क डन, फोर्स कितना दे रखा, फोर्स दे रखा माइनस का 0.1x, तो माइनस का 0.1x इंटू डी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ mv स्क्वायर, m कितना है 10 kg, और इनिशियल वेलोसिटी में दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से k फाइनल इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 0.1 x स्क्वायर बाई 2, और ये 20 मीटर से 30 मीटर तक है, तो डिस्प्लेसमेंट की रेंज है, तो 20 मीटर से 30 मीटर तक, 20 से लेकर 30 तक, प्लस ये आ जाएगा 2 से काटेंगे 5, 10, 10, 100 और गुणे 5, तो 500। के फाइनल इक्वल टू आ गया माइनस का 0.1, लिमिट जब डालेंगे तो इधर आ जाएगा 900/2 माइनस 400/2 प्लस 500, तो के फाइनल इक्वल टू आएगा माइनस का 0.1 इंटू 500/2 प्लस 500। तो ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा, तो इधर आएगा 25। तो के फाइनल इक्वल टू आ गया माइनस का 25 प्लस 500, तो के फाइनल यहाँ से आएगा 475 जूल, ऑप्शन नंबर ए। करना कुछ नहीं, सिर्फ इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में वेलोसिटी दे रखा है, मास दे रखा है, वहाँ से निकाल लेंगे, और इसमें वर्क का फार्मूला लगा देंगे वर्क के लिए, तो बस यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मास m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v0 at the radius r0,
द मास इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग विच passes थ्रू ए स्मूथ होल इन द प्लेन shown. The tension in the string is increased gradually and finally M moves in a circle of radius r by 2. The final value of its kinetic energy is. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ये सेटअप दे रखा है और ये जो मास है वो r नॉट रेडियस के सर्कल में घूम रहा है बी नॉट वेलोसिटी से, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या बोला जा रहा है, हाँ कुछ टाइम के बाद इसकी रेडियस जो है आर नॉट बाई 2 हो जाती है। तो इसमें बोला फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अभी तो बी नॉट वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम, हाफ एम बी स्क्वायर। जब ये आर नॉट बाई 2 पे घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लगेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। मतलब तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, अरे हाँ कि ना। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर। तो एम बी नॉट आर नॉट, ये तो इनिशियल हो गया। फाइनल कितना हो जाएगा, तो एम बी वेलोसिटी कितना होगा, हम मान लेते हैं बी वेलोसिटी होगा, और एम बी आर, आर कितना है आर नॉट बाई 2, तो आर नॉट बाई 2, तो आर नॉट और एम कट जाएगा तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा, b इक्वल टू 2 बी नॉट। मतलब जब उसकी रेडियस हाफ हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू हाफ एम इंटू बी फाइनल का स्क्वायर। तो हाफ एम बी फाइनल कितना है, अभी हमने निकाला 2 वी नॉट, तो 2 वी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 1/2 एम इंटू 4 वी नॉट स्क्वायर। तो 2 जा 4, तो इधर आ जाएगा 2 एम बी नॉट का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से। Two similar springs P and Q have spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq. They are stressed first by the same amount, मतलब जो सेम अमाउंट से उन्हें स्ट्रेस किया गया है। इन केस A then by same force. In case B the work done by the spring is Wp and Wq, they are related in case A and B respectively. क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दो स्प्रिंग हैं P और Q जिनका K ऑफ P इज़ ग्रेटर देन K ऑफ Q हमें दे रखा है ये। और केस 1 में क्या है, केस 1 या फिर केस A बोल देते हैं इसे। केस A में सेम अमाउंट से स्ट्रेस किया गया, मतलब एक्स P इक्वल टू एक्स Q हमें दे रखा है। तो निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन होता है जितना उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा U, तो U इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग ऑफ P में कितना वर्क डन हुआ, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं हाफ के पी इंटू एक्स पी का स्क्वायर। उसी तरह वर्क डन Q, उसे लिख सकते हैं हाफ के क्यू एक्स क्यू का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो इसमें 1/2 है, इसमें भी 1/2 है। के पी इक्वल टू के क्यू, सॉरी एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू में दे रखा है, मतलब ये वाला टर्म भी दोनों में सेम है, बराबर है। तो बचा क्या है, इसमें बचा के पी, इसमें बचा के क्यू। अब जिसका ज़्यादा होगा के, उसका वर्क डन ज़्यादा होगा, और के पी इज़ ग्रेटर देन के क्यू दे रखा है, मतलब के पी ज़्यादा है तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा
वर्क डन बाई पी इज ग्रेटर देन वर्क डन क्यू। अरे आया कि नहीं आया? वर्क डन पहले हमने लिख लिया हाफ के पी इंटू एक्स पी का स्क्वायर, उसी तरह इसका लिख लिया। एक्स पी और एक्स क्यू में इक्वल दे रखा, मतलब ये वाला टर्म दोनों में बराबर हो गया। इधर 1/2 है, इधर 1/2 है, बचा क्या? एक्स पी और के पी और के क्यू। अब जिसका के ज़्यादा होगा उसका वर्क डन ज़्यादा होगा। के किसका ज़्यादा? के पी का ज़्यादा है, इसका मतलब वर्क डन भी पी का ज़्यादा होगा। अब दूसरा केस देखते हैं, केस बी। केस बी में दे रखा है कि सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया, मतलब F1 इक्वल टू F2, या फिर तो फोर्स इक्वल टू होता है के एक्स, तो के पी इंटू एक्स पी इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स क्यू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के पी बाई के क्यू इक्वल टू एक्स क्यू बाई एक्स पी, और के पी बाई के क्यू जो है, यहाँ से देखो, यहाँ से के पी बाई के क्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, क्योंकि इसे के क्यू को नीचे लाएंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो के पी बाई के क्यू इज़ ग्रेटर देन 1, के पी बाई के क्यू इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए जो ये वाला टर्म ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये वाला भी टर्म ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों? दोनों इक्वल हैं। तो एक्स क्यू बाई एक्स पी इज़ ग्रेटर देन 1, तो एक्स क्यू इज़ ग्रेटर देन एक्स पी। इसे नोट करके रख लेते हैं अभी। तो वर्क डन हम क्या लिखेंगे? वर्क डन लिखेंगे वर्क डन बाई पी, तो हाफ के पी इंटू एक्स पी का स्क्वायर। तो वर्क डन ड्यू टू पी इज़ हाफ के पी एक्स पी डॉट एक्स पी। उसी तरह से वर्क डन ड्यू टू क्यू हम क्या लिख सकते हैं? हाफ के क्यू एक्स क्यू डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यू, कुछ नहीं, इसे एक पी को इसके साथ लिख लिया, एक पी को बाहर कर दिया। अब देखते हैं के पी एक्स पी और के क्यू एक्स क्यू दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ से देखा था के पी एक्स पी के क्यू एक्स क्यू दोनों इक्वल हैं। इसमें भी के पी एक्स पी के क्यू एक्स क्यू, मतलब ये वाला टर्म इक्वल हो गया। इधर 1/2 इधर 1/2, ये भी टर्म इक्वल हो गया। मतलब अब एक्स पी और एक्स क्यू में जो ज़्यादा होगा उसका वर्क डन भी ज़्यादा हो जाएगा, और एक्स क्यू ज़्यादा है, अभी हमने निकाला है, मतलब ये ज़्यादा है, तो ये वाला वर्क डन ज़्यादा होगा। तो डब्लू क्यू इज़ ग्रेटर देन डब्लू पी। तो पहले में क्या आएगा? पहले में P ज़्यादा है, उस बाद वाले में Q वाला ज़्यादा है, तो पहले वाले में P बाद में Q, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है। टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी E. If final velocities of the particle be v1 and v2, then we must have। दो पार्टिकल हमारे पास हैं, पहले का मास है m1 और वो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा पार्टिकल है m2, वो u2 वेलोसिटी से चल रहा है, और ये दोनों जब टकराते हैं तो कुछ E एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और E एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इनकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। m1 की हो जाती है b1 और m2 की हो जाती है b2। अरे यहाँ की ना, तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। अरे यहाँ के ना, तो इनिशियल एनर्जी हम लिखेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर प्लस E इक्वल टू हाफ m1 b1 स्क्वायर
प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो यही आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। A wall is thrown vertically downward from a height 20 meter with an initial velocity v0. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebound to the same height. The initial velocity v0 is, तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है वो v0 स्पीड से ऊपर से नीचे फेंका गया है और हाइट में दे रखी है कितना, 20 मीटर। ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद ऊपर गया, मान लेते हैं बी वेलोसिटी से गया, लेकिन यहाँ पे टकराते टाइम उसने 50% एनर्जी लॉस कर दी और बोला जा रहा है कि ये इसी हाइट तक पहुँच गया जहाँ से चला था, यहाँ पे 20 मीटर। तो फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या आ गया, u इक्वल टू हमें मिल गया कितना, v0, और बाद में मान लेते हैं फाइन, ये b हो गया, ये b डैश मान लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं टकराया जो है वो वेलोसिटी b से टकराया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया v, और एक्सेलरेशन हमें दे रखा है g और डिस्प्लेसमेंट है 20। तो यहाँ से अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है b0, तो सॉरी b, तो b स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है v0, तो b0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है g मतलब 10 और डिस्प्लेसमेंट है 20। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू आ गया b0 स्क्वायर प्लस 2 दूनी 400। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो टकराएगा तो टकराने से जस्ट पहले उसकी एनर्जी कितनी थी वो हम निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, सारी काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ m, और यहाँ टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी v, तो b स्क्वायर, तो 1/2 मास में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो m इंटू वी स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है ये पूरा, तो इधर आएगा v0 का स्क्वायर प्लस 400। ये तो काइनेटिक एनर्जी आगे टकराने से जस्ट पहले, और बोला जा रहा है 50% एनर्जी लॉस हो जाती है, तो टकराने के जस्ट बाद उसकी एनर्जी कितनी होगी, इस काइनेटिक एनर्जी का 50% मतलब आधी। तो काइनेटिक एनर्जी डैश मतलब यहाँ पर टकराने के जस्ट बाद उसकी एनर्जी मान लेते हैं ये इतनी आ गई काइनेटिक एनर्जी डैश, तो ये कितनी होगी, हाफ काइनेटिक एनर्जी जो टकराने से जस्ट पहले थी। तो इधर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 m b0 स्क्वायर प्लस 400। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m/4 b0 स्क्वायर प्लस 400। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गया यहाँ से। अच्छा, टकराने के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई इतनी है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। तो इसे बोल देते हैं पॉइंट नंबर 1 और इसे बोल देते हैं पॉइंट नंबर 2। तो 1 से 2 तक अगर हम एनर्जी कंजर्व करें, एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल। इनिशियल यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि ग्राउंड पे है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है टकराने के जस्ट बाद, ये वाली, तो m/4 b0 स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू, और 2 पॉइंट पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। तो m इंटू g कितना है 10 और h कितना है 20। यहाँ से m कट जाएगा, तो इधर आएगा b0 स्क्वायर प्लस 400
इक्वल टू 4 दूनी 8, तो इधर आ जाएगा 800। तो यहाँ से B0 स्क्वायर इक्वल टू 800 माइनस 400 इक्वल टू 400। तो यहाँ से V0 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 400। तो V0 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i कैप प्लस j कैप एक्ट ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। मास हमें दे रखा है, फोर्स दे रखा है। हेंस पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन दिस टू दिस, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो वर्क डन भी आ जाएगा। फोर्स कितना दे रखा है, F इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा आर अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप। अरे हाँ कि ना, डेल्टा आर वेक्टर। तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा F डॉट डेल्टा आर। तो फोर्स कितना दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप डॉट डेल्टा आर हमें निकाला है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 0, माइनस या प्लस कुछ भी कर सकते क्योंकि यहाँ पे के वाला टर्म नहीं है। तो 6 3 9 जूल। तो वर्क डन यहाँ से मिल जाएगा हमें 9 जूल। ऑप्शन नंबर ए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन फोर्स फील्ड। किसी फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी में दे रखा है कितना, E इक्वल टू A बाई आर स्क्वायर माइनस B बाई आर, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फोर्स 0 होता है और फोर्स को फोर्स इक्वल टू होता है माइनस du बाई डी आर। पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन कर दो, उसके आगे माइनस लगा दो तो फोर्स आ जाता है। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस, फोर्स इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, यू का। तो ए बाई आर स्क्वायर माइनस बी बाई आर। तो फोर्स इक्वल टू आएगा माइनस डी बाई डी आर ए आर टू द पावर माइनस 2 और माइनस का बी आर टू द पावर माइनस का 1। तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए पावर आगे आएगी तो माइनस का 2 और एक पावर कम हो जाएगी तो माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, अब बी पावर आगे आएगी तो माइनस का 1, आर की पावर माइनस 1 और एक पावर कम हो जाएगी। फोर्स इक्वल टू माइनस का 2a बाई, और ये पावर 3 हो जाएगी, नीचे आएगी तो r टू द पावर 3 हो जाएगा। तो r टू द पावर 3 माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। तो b बाई आर स्क्वायर, और फोर्स कितना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 है तो इसे हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2a बाई आर क्यूब प्लस b बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2a बाई आर क्यूब इक्वल टू b बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से
ये कट जाएगा, एक आर बचेगा यहाँ पे, तो 2A/r इक्वल टू बी। और हमें क्या निकालना है, हाँ आर निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2A/b, 2A/b, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। Force F on a particle moving in the straight line varies with distance d as shown in the figure. Work done on the particle during its displacement of 12 मीटर is। तो हमें इसमें दे रखा है F और X का कर्व दे रखा है, F और X यानी कि डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे रखा है। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर FD कर्व, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो वर्क डन होगा है। तो इसके एरिया क्या आएगा, एरिया ये वाला आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये वाला एक ट्रायंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो 7 - 3, ये तो ये वाली डिस्टेंस हो गई, और हाइट कितनी हो गई, हाइट है 2, तो इंटू 2 प्लस, अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस, बेस ये वाला हो गया, मतलब 12 - 7, 12 - 7 बेस हो गया, और हाइट हमें दे रखा है 2, तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा 7 में से 3 गए 4, 4 दूनी 8, प्लस 1 2 से 2 कट गया 7, और इधर आ गया 5, तो वर्क डन हो गया 13 जूल। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से।